गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज चल रही है। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ और आप भी सोचते होंगे बताओ अभी तो एक हफ्ते पहले आई थी फिर आ गई हैं, क्या करूँ मैं, इतना मतलब मैं आपको मिस करती हूँ कि इतनी जल्दी आ जाती हूँ। खैर जोक्स अपार्ट, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो सीरीज है दैट इज सीरीज 4 है। आज मैं आप लोगों को मिडिल इंग्लिश यानी कि 1066 से 1500 तक के जो मेन इवेंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। और इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को एक साधारण सी बात कहना चाहूंगी। आप लोग अगर इसको मानना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, ना मानना चाहें तो फेंक देना। बात यह है कि देखिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं मगर खुद से क्वेश्चन पूछेगा हम कितना सीरियस हैं। मेरी एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं, आजकल YouTube पर जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन टीचर्स हैं, वो बहुत कम रह गए हैं और सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए लोगों की धड़कनें बढ़ाने वाले, लोगों को बहकाने वाले बहुत ज़्यादा हो गए और आप लोग उनके जो विशियस सर्कल है उसमें बहुत बुरी तरीके से फंस रहे हैं। तो मैं केवल आप लोगों से कहना चाहूँगी कि भाई एग्ज़ाम डेट आ गई है, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई जब जो होगा वो तो होगा ही। रोज रोज एक ही चीज को देखकर अपना दिमाग खराब करने से बेहतर ये है कि अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे रखिए एंड नथिंग एल्स। वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है? क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एंड व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट स्टेप? फोकस। टू बी फोकस्ड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा मानना यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बाकी मैं इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहूंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मिडिल इंग्लिश पीरियड, और जो है ये हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड है। हमारे ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और उस पर जो है सारी जानकारी है वीडियो बैचेस की और लाइव बैचेस की। अगर आप वीडियो बैच लेना चाहते हैं तो आप 7895937338 पे कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो बैच में सारे एक बैच हमारा ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, एक नया बैच 3 अक्टूबर से शुरू हुआ है। तो जो पुराना बैच था जो अब खत्म हो गया, उसके लेक्चर्स लाइव क्लास के वीडियो बैच के में हैं और उसमें आप लोगों को उस बैच के साथ आपको जब आप बैच परचेज करते हैं तो नोट्स आपको उसमें फ्री मिलते हैं। नोट्स फ्री मिलते हैं बैच के साथ, केवल यूं ही फ्री नहीं मिलते, ठीक है? और उसके बाद अब मैं आप लोगों को मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में बताना चाहूंगी। तो मैं मिडिल इंग्लिश पीरियड को स्टार्ट करती हूं। सबसे पहले मैंने एक चार्ट सा बना रखा है, वो पहले मैं आपको वो दिखाऊंगी। ये मैंने खुद लिखा है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि भाई एंग्लो सेक्सन्स जो हैं 450 एडी से यानी कि 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक एंग्लो सेक्सन एज, ओल्ड इंग्लिश 1066 से यानी कि 11th सेंचुरी से 1500 के एंड तक यानी कि 16th सेंचुरी अभी शुरू हुई थी, तो जो है वहां पर आता है आपका मिडिल इंग्लिश। अब ये मिडिल इंग्लिश हुआ क्यों? जो एडवर्ड द कन्फेसर थे, कुछ लोग उन्हें आखिरी एंग्लो सेक्सन किंग मानते हैं, कुछ लोग हेरोल्ड को मानते हैं। एडवर्ड द कन्फेसर जो है उनके अपने कोई बच्चा था नहीं, तो उन्होंने हैरल्ड को जो विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी से थे उनसे वादा कर दिया कि मैं अपने मरने के बाद राजा तुमको बनाऊंगा इंग्लैंड के किंगडम का। अब खुद सोचो कितना खुश होगा वो बंदा जिसे ये पता चलेगा कि मैं नॉर्मंडी का तो राजा हुई, इंग्लैंड का भी बन जाऊंगा। उसके सपनों पर एक जो बिल्कुल बर्फ गिरी, तुषारपात हुआ जब एडवर्ड की मृत्यु हुई और हैरल्ड जो है वो गद्दी पर बैठ गए। अब ये बात विलियम को पसंद नहीं आई और विलियम ने इन्वेजन यानी कि आक्रमण करा और दैट इज नोन एज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066 यानी कि 11th सेंचुरी। ये लोग अपने साथ केवल राजा और वो नहीं आए, ये अपने साथ अपना कल्चर, अपनी भाषा, सब कुछ लेकर आए। अब ओल्ड इंग्लिश को साइडलाइन कर दिया गया और जो भाषा थी 3 भाषाएं हो गई। राजा और दरबारियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच,
क्लर्जीमैन के द्वारा बोली जाने वाली भाषा लैटिन, और साधारण लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश तो एक बिल्कुल साइडलाइंड हो गई, और अब जो कोई भाषा आ जाती है, एक फ्रेंच भाषा ने ओवर पावर कर लिया, पूरी फ्रेंच भाषा ने ओवर पावर कर लिया, इंग्लिश को ओवर पावर कर दिया। 1087 में, यानी कि डेथ ऑफ विलियम द कॉन्करर की मृत्यु हुई, और उसके बाद उनका विलियम सेकंड आए। 1100 में विलियम सेकंड की भी मृत्यु हो गई, फिर 1100 में हेनरी फर्स्ट आए। अब ये मैं आपको ये इवेंट्स बताती चल रही हूं। 1154 में हेनरी सेकंड आए। हेनरी सेकंड का यहां पर जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हेनरी सेकंड आए तो थॉमस बेकेट को, उन्होंने जो है थॉमस बेकेट को की जो हत्या हुई, क्योंकि वो पहले राजा के बहुत अच्छे टर्म्स थे, पर बाद में वो राजा के ही अगेंस्ट हो गए थे, तो राजा के ही जो नाइट्स थे उन्होंने उनको मार दिया, और बेकेट का असैसिनेशन हुआ 1170 में। बेकेट को बाद में संत घोषित किया गया। अगर आप लोगों ने इस पर 12th सेंचुरी में और 14th सेंचुरी में चौसर ने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में जो लिखा है, वो बेकेट की श्राइन पर ही जो है पिलग्रिम्स जा रहे हैं। तो बेकेट को, थॉमस ए बेकेट को उनको घोषित कर दिया, संत घोषित कर दिया गया। ये राजा का अपना एक गिल्ट था कि उन्होंने जो है हेनरी सेकंड ने उन्हें बेकेट को घोषित कर दिया, एक संत घोषित कर दिया। हेनरी सेकंड की मृत्यु हुई 1189 में, उसके बाद रिचर्ड फर्स्ट आए। उसके बाद 1199 में रिचर्ड फर्स्ट की मृत्यु हुई और किंग जॉन आए। किंग जॉन के आने के बाद बहुत बड़ा नुकसान यह हुआ कि 1204 में लॉस ऑफ नॉर्मेंडी अभी तक इंग्लैंड का फ्रांस पर भी था, लेकिन फिलिप सेकंड के साथ जब लड़ाई हुई तो डची उनके एकदम साथ हुआ और नॉर्मेंडी जो है वो छूट गया। किंग जॉन से नॉर्मेंडी छूट गया और इंग्लैंड और फ्रांस के संबंध खराब होने शुरू हो गए 1204 में। 1209 में किंग जॉन को एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया। किसके द्वारा? पोप इनोसेंट के द्वारा जो है वो उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया। इसका रीजन ये था कि किंग जॉन ने अपने जो शासन काल था उसमें दुश्मन ज्यादा बनाए, दोस्त कम बनाए, और उन्होंने स्टीफन लैंगटन को आर्क बिशप मानने से मना कर दिया, और जिसकी वजह से उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया। पोप इनोसेंट जो है, उनके पोप इनोसेंट थर्ड के द्वारा उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया क्योंकि उन्होंने लैंगटन को मानने से मना कर दिया। 1215 में मैग्ना कार्टा जो है वो साइन हुआ। मैग्ना कार्टा चार्टर 1215 में जो साइन हुआ उसमें यह बताया गया कि नोबडी इज अबव लॉ, इवन किंग इज नॉट अबव लॉ। मैग्ना कार्टा एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि थी। जब 1215 में साइन हुआ तो इसमें कहा कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। ये राजा की पावर्स को कर्ब करने के लिए मैग्ना कार्टा को साइन करवाया गया। एंड इसके बाद ये इस तरीके से किंग जॉन के बाद हेनरी थर्ड के बाद एडवर्ड फर्स्ट गद्दी पर आए, फिर एडवर्ड सेकंड एंड एडवर्ड थर्ड। एंड एडवर्ड थर्ड वाज द किंग हु स्टार्टेड वॉर, 100 years वॉर, जिन्होंने 100 year वॉर का शुरुआत जो है वो की। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को यहां पर है कुछ इवेंट्स जो हैं जो हुए वो मैं आप लोगों को इसमें आप बताना चाहूंगी। फॉलोइंग इवेंट्स ये मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश पीरियड में सिग्निफिकेंटली जो इन्फ्लुएंस थे, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद फ्रेंच जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, लैटिन जो है वो क्लर्जीमैन की लैंग्वेज थी, और इंग्लिश जो है वो लोअर क्लास की लैंग्वेज बन गई नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद। सेक्शंस, उनकी जो पोएम्स थी, आज जो हम ये कर रहे हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूं, ये मिडिल इंग्लिश पीरियड का बैकग्राउंड बता रही हूं। लिटरेचर इसके बाद है। एंग्लो सेक्शंस की जो पोएम्स होती थी वो वॉर पोएम्स होती थी, उसमें वो युद्ध के बारे में बताया करते थे। उनकी जो बेसिकली जो मेन फिगर ऑफ स्पीच थी दैट वाज कैनिंग्स, कंपाउंड वर्ड्स को यूज किया करते थे, उनके पास शब्द बहुत कम थे।
एलिटरेटिव ट्रेडिशन को रिप्लेस कर दिया फ्रेंच राइम डूवर्स ने। फ्रेंच राइम डूवर्स ने इस पीरियड में एलिटरेटिव ट्रेडिशन को जो है इस फेज में मिडिल इंग्लिश में लैटिन एंड फ्रेंच वर्क्स लिखे गए। किंग जॉन, ये मैंने अभी आपको बताया 1204 में किंग जॉन जो है उन्होंने नॉर्मेंडी उनके हाथ से छूट गया फिलिप सेकंड ने जब आक्रमण करा, और ये एक बहुत बड़ा झटका था। इंग्लैंड के संबंध फ्रांस के साथ खराब होने शुरू हो गए। 1337 में एडवर्ड थर्ड के द्वारा 100 ईयर वॉर जो है वो स्टार्ट किया गया। उन्होंने फ्रेंच थ्रोन पर क्लेम करा अपनी फ्रेंच लीनियज को देखते हुए, मदर की साइड से फ्रेंच लीनियज को देखते हुए एडवर्ड थर्ड ने उन्होंने अपने क्लेम करा फ्रेंच थ्रोन पे, मगर उनको फ्रेंच थ्रोन नहीं मिली। एडवर्ड थर्ड कॉन्ट्री टू हिज फादर, एडवर्ड थर्ड जब गद्दी पर आए उस समय बहुत उथल पथल थी। उन्होंने जो है फिर भी एक काम माहौल जो है वो दिया, और एडवर्ड थर्ड अनलाइक हिज फादर वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव और उनके जो उन्होंने जो है ब्रेव थे और इंग्लैंड को एक अच्छा सुशासन उन्होंने दिया। और जब उन्होंने फ्रेंच थ्रोन पर उन्होंने अपना हक जताया तो उनको मना कर दिया गया। तो उन्होंने सोचा आई एम द ओनली वन जो इस गद्दी पर बैठने लायक, और मुझको ही मना किया गया। तो ही स्टार्टेड द 100 ईयर वॉर। 100 ईयर वॉर तो इसको नाम बाद में दिया गया। 1337 में उन्होंने वॉर शुरू करा। ऑब्वियसली वो इतने लंबे समय तक तो नहीं रहे, उसके बाद उनके पोते और बाकी और जो राजा आते गए उन्होंने बढ़ाया। 116 साल ये युद्ध चला, 1337 से 1453 तक 100 ईयर वॉर। अब आप सोच सकते हैं इस युद्ध का लोगों पर क्या असर हुआ होगा, लिटरेचर पे क्या असर। जब किसी देश में युद्ध होता है उसकी अर्थव्यवस्था, उस पर हर चीज पर जो है वो बहुत असर होता है। लिटरेचर में भी वही चीज देखने को मिलती है। इस युद्ध से बहुत ज्यादा लोग जो हैं आर्थिक रूप से टूटे हुए थे। रिचर्ड सेकंड एक ऐसा राजा था, रिचर्ड सेकंड जो ग्रैंडसन थे एडवर्ड थर्ड के, वो बिल्कुल भी अच्छे जो है वो एक राजा नहीं थे। उनको केवल युद्ध लड़ने का शौक था, चाहे इसके लिए जनता जाए भाड़ में, और बहुत ज्यादा जनता त्राही त्राही। तो इस समय के लिटरेचर में हमें वो जो फील है वो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आर्थिक रूप से जनता जो है बिल्कुल टूटी हुई थी। और ना केवल 100 ईयर वॉर, उसके बाद 1348 से 50 तक ब्लैक डेथ। ड्यूरिंग 1348-50 ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? ये था ब्यूबोनिक प्लेग, एक कीटाणु, एक जो है ये एक ऐसा प्लेग था जो चूहों से फैलने वाला, जो चूहों के ऊपर एक ऐसे जो है कीटाणु रहते थे जिसकी वजह से ये प्लेग जो है वो फैला था और ट्रांसफर होता था। और इसको ब्लैक डेथ इसलिए कहा जाता है कि जब जो व्यक्ति इससे संक्रमित होते थे वो तो बहुत सारे लोगों को संक्रमित किया ही करते थे। इससे कहते हैं बहुत बड़े बड़े बॉइल्स बॉडी पे हो जाया करते थे, बॉडी बिल्कुल काली हो जाया करती थी। शिप्स जो हैं जब लौट कर आते थे तो बॉडीज भरकर जो हैं उसमें ब्लैक, मतलब बिल्कुल कंकाल जो हैं वो लोग बने हुए होते थे। और बहुत सारी बॉडी को तो जो है वो समुद्र में ही उसको फेंकना पड़ता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा संक्रमित करते थे। ये जो प्लेग का वर्णन है ये प्लेग कई बार आया, लेकिन ये जो ब्लैक डेथ था इसका सिग्निफिकेंस इसलिए कि एक तो जनता पहले ही 100 ईयर वॉर से टूटी हुई थी, और फिर उसके बाद जो है ये प्लेग आया। प्लेग ने से क्या हुआ, इससे एक लिटरेचर को एक नया वो टर्न दिया। कैसे? प्लेग जब आया तो एक तिहाई जनता खत्म हुई, और उसमें भी बहुत सारे क्लर्जी मैन जो है वो मारे गए। बहुत सारे जो पादरी वो थे मरे, वो उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि जिसके भी जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा था उसे चर्च में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी गई। एंड यू हैव वेरी वेल हर्ड ऑफ दिस सेइंग, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये हो गया कि राजा के साथ जो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान होता है वो होता है क्लर्जीमैन, यानी कि बिशप, पादरी। अब जो कम पढ़े लिखे लोगों के हाथ में अगर ये धर्म की तलवार उनके हाथ में आ जाए
तो क्या अनर्थ कर सकते हैं ये। हम चौसर के प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को जब पढ़ते हैं तो उसमें चर्च में कितना भ्रष्टाचार था ये हमें देखने को उसमें मिलता है। इस ब्लैक डेथ की वजह से कम पढ़े लिखे लोगों का उस पर आना और स्क्रिप्चर्स को अपने हिसाब से ट्रांसलेट करना, लोगों को उल्टी सीधी बातें जो है सिखाना, लोगों को जो है पार्डन्स बेचना, ये भ्रष्टाचार चर्च में थे और ये सारी चीज हम लोगों को उस समय के लिटरेचर में देखने को मिलता है। इसके बाद जनता पहले ही बहुत टूटी हुई थी। अब क्या हुआ, रिचर्ड सेकंड जो कि एक बहुत कमजोर राजा था, जिसे जनता से कोई लेना देना नहीं था, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, रिचर्ड सेकंड जो कि एडवर्ड थर्ड के ग्रैंडसन थे, उन्होंने 1381 में एक पोल टैक्स लगाया, तीसरा पोल टैक्स। हर व्यक्ति जो 15 साल से ऊपर है उसे एक शिलिंग देना होगा। यह था युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए जो उनके दादाजी ने शुरू करा था, एडवर्ड थर्ड ने। जनता वैसे ही टूटी हुई, ब्लैक डेथ, युद्ध, लोगों ने रिवोल्ट करा। इस रिवोल्ट में जो उनके साथी थे वो थे वॉट टाइलर ने लोगों का नेतृत्व करा, मगर पहले ये मांगे मान ली रिचर्ड सेकंड के द्वारा और उसके बाद वॉट टाइलर को बुला के उसे मरवा दिया गया। एक हफ्ते में ही ये रिवोल्ट खत्म हो गया। इसे पीजेंट्स रिवोल्ट कहते हैं 1381 में। और ये पीजेंट्स रिवोल्ट जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो गॉवर के और उसमें जो इसमें लिटरेचर में इस पीजेंट्स रिवोल्ट के बारे में भी हमें पढ़ने को मिलता है। तो जब हमें बैकग्राउंड पता होती है तभी हम उस चीज के बारे में जानते हैं। और बैकग्राउंड लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। तो पहले हम सोसाइटी के बारे में जान लें कि उस समय लोगों का जो है वो क्या था, उन लोगों के साथ क्या हो रहा था, बेचारों के साथ। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि चर्च में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, चर्च में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था। विक्लीफ जिन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि भाई पढ़ेंगे बाइबल तो अपनी भाषा में पढ़ेंगे, यानी कि इंग्लिश में पढ़ेंगे। ये लैटिन वाली बाइबल को जब कोई ट्रांसलेट करके बताता है तो वो अर्थ किस चीज को कैसे बताता है, ये उस अर्थ को क्या घुमा देते हैं, क्या करते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप अपने धर्म ग्रंथ को अपनी भाषा में पढ़ते हैं तो आप उसे बेहतर समझते हैं, और कोई अगर आपको समझाता है तो वो किसी शब्द का क्या अर्थ का निकाले वो नहीं पता। और यही हो रहा था, क्योंकि जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे वो स्क्रिप्चर को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे। तो विक्लीफ ने लैटिन से बाइबल को इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। इसीलिए उन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने रिफॉर्म, सुधार लाने की जो है कोशिश करी। कहां सुधार लाने की? चर्च में सुधार लाने की कोशिश करी, इसलिए उन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहते हैं। और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें लॉलार्ड्स कहते हैं। लॉलार्ड्स मतलब वैसे तो ये एक डेरोगेटरी टर्म है जिन्हें हिपोक्रेट्स कहा जाता है। तो लॉलार्ड्स मतलब था कि वट एवर हिपोक्रेसी इज इन द चर्च दैट शुड बी इरेडिकेटेड। तो वो उन्होंने लॉलार्ड्स कहलाते थे। लेकिन विक्लीफ की मृत्यु के साथ ही ये मूवमेंट भी खत्म हुआ, लॉलार्ड मूवमेंट भी। और लेकिन विक्लीफ ने बाइबल को, सबसे पहले बाइबल को ट्रांसलेट करा। किसने? विक्लीफ ने। ऑल्दो ही कुड नॉट कंप्लीट द ट्रांसलेशन ऑफ होल ऑफ द बाइबल, लेकिन उनके वो बाइबल को किसी और ने उसको पूरा करा। मगर उन्होंने ये एक कदम बढ़ाया चर्च में रिफॉर्म लाने का। अब आप सोच रहे होंगे चर्च में बाइबल से रिफॉर्म कैसे आएगा? जब लोग अपनी भाषा में अपने स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे तो उन्हें यह पता होगा कि जो ये बिशप्स कह रहे हैं, क्लर्जीमैन कह रहे हैं, क्या वो सही है? कम से कम वो अपने हिसाब से जज कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने जोर दिया कि हमारा स्क्रिप्चर हमारी अपनी भाषा में होना चाहिए। तो ये हुआ इसका पॉइंट। इसके बाद है 1430 में चांसरी ऑफिस जो है, जहां पर लीगल रिकॉर्ड्स जो है, जो डिपॉजिट होते थे, स्टार्ट किया गया। और ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश में इसे स्टार्ट किया गया। अब जो चेंजेस थे वो आने शुरू हुए। भाई विक्लीफ ने बाइबल को ट्रांसलेट करा, ये रिफॉर्मेशन था। इसके साथ ही जब इटली में रेनेसांस फुल स्विंग में था, तो अब इंग्लैंड में उस समय वॉर चल रहा था,
तो रेनेसांस इंग्लैंड में लेट पहुंचा है। रेनेसांस इंग्लैंड में पहुंचा है वॉर ऑफ रोजेस खत्म होने के बाद, 15th सेंचुरी के एंड में वो पहुंचा है। लेकिन 1476 में एक जो चेंज शुरू करा वो विलियम कैक्सटन ने। जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो चुका था गुटेनबर्ग के द्वारा। कैक्सटन 1476 में इंग्लैंड में लाए, उससे पहले वो उसको प्रयोग उसका कर रहे थे। विलियम कैक्सटन ने जो है जब इंग्लैंड में पहली बुक जो पब्लिश हुई, इंग्लैंड में कह रही हूं मैं, विलियम कैक्सटन की पहली बुक नहीं, इंग्लैंड में जो इंग्लैंड की धरती पर जो पहली बुक विलियम कैक्सटन ने जो प्रिंट करी, दैट वाज द डिक्ट्स एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसफर्स। बहुत सारे लोगों को यह गलत फहमी है कि मोटेड आर्थर टॉमस मेलोरी की इज द फर्स्ट बुक। नहीं जी, दैट इज द डिक्ट्स एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसफर्स। स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे तो यह चीज आप निकल कर आएगी। 1476 में विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में लेकर आए, और इससे फायदा क्या हुआ कि वो जनता, भाई अगर किताबें जो है, आप खुद सोचिए, अगर हैंड रिटन बुक्स होती और फोटोस्टेट या प्रिंटिंग मशीन्स नहीं होती तो वो मुट्ठी भर लोग ही केवल पढ़े लिखे रह जाते जिनके पास उसे खरीदने के लिए पैसे होते, और जो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते वो ज्ञान के अभाव में ही, ज्ञान उनके अभाव में रह जाते। विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग के साथ बुक्स जो है वो चीपर वर्जन्स उनके अवेलेबल होने लगे, लोग पढ़कर, अब किताबें जब होने लगी तो ज्ञान उस हिपोक्रेसी, ये रिलीजन के धर्मांधता से बाहर आकर लोग ह्यूमनिज्म पे ध्यान देने लगे। लोग को नॉलेज जो है, लोगों को वो चीजें पता चलने लगी जो आज से पहले उनको पता ही नहीं था, और इससे उनको धर्मांधता से दूर और ह्यूमनिज्म की तरफ ज्यादा जो है वो बढ़ने लगे। 1485 में जब वॉर ऑफ रोजेस खत्म हुआ तो हेनरी 7th से ट्यूडर वंशावली की शुरुआत हुई। हेनरी 7th के साथ ही रेनेसांस की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। रेनेसांस केवल रेंगते हुए आया था, अभी बहुत इटली में फुल फ्लेश था 14th सेंचुरी में, और इंग्लैंड में बहुत, क्योंकि अभी तक इंग्लैंड सिविल वॉर और वॉर से जूझ रहा था। जैसे ही वॉर ऑफ रोजेस खत्म हुआ, ट्यूडर वंशावली जो है वो हेनरी 7th गद्दी पर आए। हेनरी 7th के साथ रेनेसांस की शुरुआत हुई, लेकिन फुल फ्लेश्ड रेनेसांस था क्वीन एलिजाबेथ के समय में। एंड 1485 में ट्यूडर वंशावली की शुरुआत हुई। तो ये थी हमारी जो है यहां तक की बात। अब मुझे आप बताइए कि कितना जो है आपको, ये मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड बताया, अभी इसका लिटरेचर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय।